मैंने पैसे बचाने के चक्कर में एक ऐसा घर किराए पर लिया था जहाँ पहले किसी की मौत हो चुकी थी, जिस पर वहाँ शिफ्ट होने की पहली रात पानी का नल अपने आप चालू हो जाता है, जिसे देखकर मैं हवा में ही चिल्लाकर कहता हूँ, पानी का बिल तुम ही दोगी, समझी ना? जिस पर पानी तुरंत बहना बंद कर देता है। मुझे लगा बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन अगले ही दिन मैं डाइनिंग टेबल पर 3 डिशेस, एक सूप और साथ में एक नोट रखे हुए देखता हूँ, जिस पर लिखा होता है खाने का खर्च 25 युआन। मैं उस नोट को लगभग आधी मिनट तक घूरता रहता हूँ, जिसके बाद मेरे दिमाग में तेज कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। 3 डिशेस, एक सूप, मीट मीट और वेजिटेबल्स, दोनों। ऊपर से खुशबू इतनी जबरदस्त कि मुंह में पानी आ जाए। बाहर किसी रेस्टोरेंट में ऐसा खाना कम से कम 50 युआन का आता और वो सिर्फ 25 दे रही थी, जिस पर मैं तुरंत सोचता हूँ, इतना फायदे का डील हो तो डर किस चीज का। 3 दिन से भूखे इंसान के लिए भूत फूट कोई मायने नहीं रखती। इसके बाद मैं चौपा स्टिक्स उठाकर चमचमाता हुआ ग्रेज्ड पॉर्क का एक टुकड़ा मुंह में डालता हूँ। फैटी होने के बावजूद बिल्कुल होने ही नहीं, स्वाद जीभ पर पड़ते ही फैल जाता है, इतना टेस्टी कि मैं लगभग अपनी जीभ ही नहीं रह जाता। फिर मैं तूफान की तरह खाना खाते हुए हवा में बड़बड़ाना शुरू करता हूँ, सुनो मिस गोस्ट, तुम भी ना बहुत कंजूस हो। मरने के बाद भी इतना हिसाब किताब कौन रखता है? थोड़ा ओपन माइंडेड नहीं हो सकती क्या? जिस पर पूरा कमरा शांत पड़ा रहता है, सिर्फ मेरे चबाने की आवाज गूंजती रहती है। खाना खत्म होने के बाद मैं जोर की टकार लेता हूँ और फिर तेल से भरे बर्तनों को देखकर मेरी आलस वाली बीमारी वापस जाग जाती है, जिस पर मैं जानबूझकर सारे बर्तन सिंक में डालकर छोड़ देता हूँ बिना धोए, जैसे मैं अपनी गोस्ट रूममेट की लिमिट टेस्ट कर रहा हूँ। अगली सुबह हल्की खटपट की आवाज से मेरी आंख खुलती है। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ जाता हूँ, जहाँ सारे बर्तन चमकते हुए साफ रखे होते हैं और बेहद नीटली अरेंज किए गए होते हैं। साथ में फिर एक नोट रखा होता है, बर्तन धोने की फीस 5 युआन पर टाइम, महीने के आखिर में पेमेंट, जिसे पढ़कर मैं हंसते हंसते चिढ़ जाता हूँ। वाह कमाल है, 20 साल की जिंदगी में पहली बार इतनी प्रिंसिपल वाली घोस्ट देख रहा हूँ, जिस पर मेरा कम्पिटिटिव मूड पूरी तरह जाग जाता है। इसके बाद मैं जानबूझकर कूड़े का बैग दरवाजे के बीच में छोड़ देता हूँ ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए, और मन ही मन सोचता हूँ, अगर इतनी कैपेबल हो तो इसे भी फेंक कर दिखाओ। अगले दिन गार्बेज बैग गायब होता है और दरवाजे पर एक नोट चिपका होता है, कितने गंदे इंसान हो तुम। उस रात मैं ओवर टाइम करके बुरी तरह थका हुआ घर लौटता हूँ। जैसे ही अंधेरे में स्विच ढूंढने लगता हूँ, तभी लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल उठती है, जिस पर मेरे दिल का एक कोना अचानक नरम पड़ जाता है। लेकिन तभी सीलिंग लैंप से एक छोटा नोट लहराते हुए नीचे गिरता है, तुम्हारे लिए लाइट ऑन की थी, बिजली का बिल अलग से लगेगा। जो पढ़ते ही मेरे अंदर पैदा हुई सारी वॉमत तुरंत खत्म हो जाती है। मैं छत की तरफ देखकर बोलता हूँ, तुम सच में चाइल्डिश हो, मरने के बाद भी एलीट लोगों वाली एटीट्यूड नहीं गई तुम्हारी। इसके बाद हमारी जिंदगी ऐसे ही फनी फाइट्स और छोटे मोटे प्रैंक में गुजरने लगती है। धीरे धीरे मैं अपनी गोस्ट रूममेट की पर्सनैलिटी समझने लगता हूँ। उसका नाम शेन शिंगलाम था, जो उसने पूरे 1 हफ्ते तक मेरे लगातार पूछने के बाद आखिरकार नोट पर लिख कर बताया। उसे क्लीनलीनेस ऑब्जेक्शन था, मैं सिर्फ एक बाल जमीन पर गिरा दूं तो वो अपने आप उड़कर डस्टबिन में चला जाता, जिस पर मुझे समझ आने लगता है कि उसे ओसीडी भी है। मेरी बुक शेल्फ पर अगर एक भी बुक हाइट के हिसाब से अरेंज ना हो तो अगले दिन वो परफेक्टली सेट मिलती है। वो खाना बहुत शानदार बनाती थी, लेकिन बेहद रिवेंजफुल भी थी। मैंने बस एक बार कैजुअली कह दिया था कि आज खाना थोड़ा सॉल्टी है, जिसके बाद उसने लगातार 3 दिन तक मुझे सिर्फ उबली हुई सब्जियां खिलाई। वो जुबान से भी बहुत डेंजरस थी। एक दिन मैं सेल से खरीदी हुई शर्ट पहनकर मिरर के सामने खुश हो रहा था, तभी शीशे पर पानी की भाप से एक लाइन उभरती है, तुम्हारा फैशन सेंस चिंता का विषय है। जिस पर मैं गुस्से में पैर पटकते हुए बोलता हूँ, और मेरा वॉलेट उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद मिरर पर दूसरा सेंटेंस उभरता है, दोनों एक जैसे ही पैथेटिक हैं। धीरे धीरे मैं उसकी मौजूदगी का आदी हो जाता हूँ, बल्कि थोड़ा एंजॉय भी करने लगता हूँ। कम से कम अब मुझे रोज इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने पड़ते, और कम से कम इस ठंडी बड़ी सिटी में कोई तो था जो हमेशा मेरे लौटने तक लाइट जला कर रखता था, भले ही बिजली का बिल मुझे नहीं देना पड़ता। एक दिन मेरा इकलौता दोस्त चेन जियाओ घर आता है। उससे पहले ही मैं शेन शिंगलान को वार्निंग दे देता हूँ, मेरा दोस्त आने वाला है, आज थोड़ा बिहेव करना, ठीक है? जिस पर सोफा के ऊपर रखा मैगजीन अपने आप उड़कर खोता है और उसके पेज पर बड़ा सा ओके दिखाई देता है। चेन जियाओ जैसे ही घर में एंटर करता है, वो एग्जीक्यूटिव तरीके से सांस खींचते हुए कहता है, भाई तूने मेड रखी क्या? ये घर इतना साफ कैसे है? बिल्कुल तेरे जैसा नहीं लग रहा। मैं ऑकवर्ड हंसी के साथ बोलता हूँ, बस लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं ये बोलता हूँ, टीवी अचानक क्लिक की आवाज के साथ एंटरटेनमेंट चैनल छोड़कर फाइनेंस चैनल पर चला जाता है, जहाँ एक आदमी बेहद प्रोफेशनल आवाज में स्टॉक चार्ट एक्सप्लेन करने लगता है, जिस पर चेन ज्यादा डर कर उछल पड़ता है। रिमोट कहाँ है? मैं कैजुअली चैनल वापस बदलते हुए कहता हूँ, शायद कॉन्टैक्ट इशू होगा। हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके सामने रखा कप अपने आप टेबल के एज की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसक जाता है, जिसे देखकर वो इतनी जोर से चीखता है कि मेरे कान सुन्न हो जाते हैं। कप खुद मूव हुआ। मैं आराम से कप वापस उसकी जगह रखते हुए उसके कंधे पर हाथ मारता हूँ। रिलैक्स,
मेरी रूममेट थोड़ी नॉटी है बस, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। जिस पर चेंज जाओ मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं कोई मेंटल पेशेंट हूँ। उसके काँपते हुए होंठ धीरे से बोलते हैं, "भाई, कहीं काम का स्ट्रेस तुझे हैलुसिनेशन तो नहीं दिखा रहा?" मैं सिर्फ लंबी साँस छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ किसी को एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसके बाद मैं डरे हुए चेन जहाँ को विदा करके वापस सोफ़ा पर बैठ जाता हूँ, थोड़ा लोनली फ़ील करते हुए। शायद ऐसी अजीब ज़िंदगी जीने वालों पर कोई यकीन नहीं करता। तभी लिविंग रूम की लाइट हल्की डिम हो जाती है और माहौल अचानक सॉफ्ट लगने लगता है। मैं मुड़कर बालकनी के पास लगे बड़े ग्लास विंडो की तरफ देखता हूँ, जहाँ पहली बार मुझे शेन शिंगलान दिखाई देती है। वो आधी ट्रांसपेरेंट थी, जैसे धुंध से बना कोई इंसान। उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी और हाथ में क्लॉथ लेकर विंडो को ध्यान से साफ कर रही थी। वही विंडो, जिसे मैं सुबह ठीक से साफ नहीं कर पाया था। उसकी हर मूवमेंट बेहद फ़ोकस्ड और एलिगेंट लग रही थी, जैसे वो हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहती हो। जिस पर अचानक मुझे महसूस होता है कि दोस्त की चिंता या दुनिया की मिसअंडरस्टैंडिंग अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही, क्योंकि इस विशाल शहर में आखिरकार मेरे पास एक घर था और एक बेहद अजीब लेकिन खास फैमिली मेंबर भी। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं। कुछ समय बाद कंपनी डाउनसाइजिंग शुरू कर देती है। एक ठंडी ईमेल, कुछ फॉर्मल शब्द और मेरी छोटी सी नौकरी खत्म हो जाती है, जिस पर मैं कार्डबोर्ड बॉक्स हाथ में लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलता रहता हूँ। और पहली बार मुझे सच में ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कोई बेकार चीज हूँ जिसे दुनिया ने इस्तेमाल करके फेंक दिया हो। घर पहुंचते ही मैं खुद को सीधे बिस्तर पर फेंक देता हूँ और कंबल से पूरा सिर ढक लेता हूँ। इतने दिनों से अंदर दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी आखिर इसी पर फूट पड़ता है। मैं आवाज तक नहीं निकालता, बस आंखें लाल होती रहती हैं। सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है, जैसे इस बड़ी सिटी में पिछले कई सालों से सहा हुआ सारा दर्द वापस अंदर निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन वो बाहर भी नहीं निकलता और अंदर भी नहीं समाता। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है, तभी लिविंग रूम से हल्की क्लासिकल म्यूजिक की धुन सुनाई देने लगती है। वो मेरी फेवरेट सिम्फनी थी, डोरा की फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। मैंने एक बार खाना खाते हुए कैजुअली कहा था, ये म्यूजिक बहुत अच्छा है। इसे सुनकर लगता है चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, आखिर में सब पार हो जाएगा। जिस पर मैं भारी कदमों से कमरे से बाहर निकलता हूँ। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखा होता है, कोका कोला चिकन विंग्स मेरी सबसे फेवरेट डिश, और उसके बगल में एक छोटा नोट रखा होता है जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज, जिसे पढ़ते ही मेरा गला हल्का कांप जाता है, आंखें गर्म होने लगती हैं और एक बूंद आंसू गहरे लकड़ी वाले टेबल पर टपक पड़ती है। लेकिन इस बार वो आंसू ह्यूमिलिएशन की वजह से नहीं था, बल्कि उस फॉर्मेट की वजह से था जिसे महसूस किए हुए बहुत वक्त गुजर चुका था। फिर मैं तेजी से खाना खाते हुए खुद पर हंसने लगता हूँ और पहली बार सीरियसली हवा में कहता हूँ, थैंक यू शनशिंगन। जिस पर कमरे की हवा में जैसे बहुत हल्की सी सांस सुनाई देती है। पेट भर कर खाओगे तभी रह पाओगे। इसके बाद मैं लैपटॉप खोलकर पागलों की तरह जॉब एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर देता हूँ, लेकिन रियलिटी मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्रूअल निकलती है। मेरे रिज्यूमे ऐसे गायब होते जाते हैं जैसे पत्थर समुद्र में डूब जाए। कभी कभी इंटरव्यू कॉल्स आते भी हैं तो पहले ही राउंड में रिजेक्ट कर दिया जाता हूँ। बैंक अकाउंट का बैलेंस हर दिन कम होता जाता है। घर का रेंट, बिजली पानी का बिल और ऊपर से शेन शिंगनान की वो नोटबुक जिसमें हर खर्चा डिटेल में लिखा रहता था, वो सारे नंबर्स मेरे ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ते हैं, जिस पर एंग्जाइटी धीरे धीरे मेरे दिमाग को खाती रहती है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता। फिर एक दिन मुझे उस कंपनी से इंटरव्यू मेल आता है जहाँ काम करना मेरा सपना था। वो मेरी करियर जर्नी का आखिरी और सबसे बड़ा टारगेट था, जिस पर मैं अलमारी के नीचे रखकर अपना इकलौता सूट निकालता हूँ और उसे बार बार प्रेस करने लगता हूँ, बस इस डर से कि कहीं छोटी सी रिंकल भी इंटरव्यू खराब ना कर दे। इंटरव्यू वाले दिन मैं टेंशन की वजह से बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन नीचे कैफे से ब्रेकफास्ट लेते वक्त मेरा हाथ कांप जाता है और गर्म कॉफी पूरी की पूरी मेरी सफेद शर्ट पर गिर जाती है। जिस पर ऐसा होता है मुझे सच में लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। मैं बुरी हालत में भागकर घर लौटता हूँ, गंदी शर्ट सोफा पर फेंक देता हूँ और मिरर में अपनी लाल आंखों को घूरने लगता हूँ। मर जाना ज्यादा आसान होगा, सिर्फ 1 घंटा बचा था इंटरव्यू में। नई शर्ट खरीदने का भी वक्त नहीं था। मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ और फ्रस्ट्रेशन में मुक्का फर्श पर मारता हूँ। तभी बाथरूम से वॉशिंग मशीन की आवाज आने लगती है, जिस पर मैं तुरंत दौड़ कर वहां पहुंचता हूँ और देखता हूँ कि कॉफी से गंदी हुई शर्ट अपने आप वॉशिंग मशीन में घूम रही है। 20 मिनट बाद वॉशिंग खत्म होती है, फिर ड्रायर शुरू हो जाता है और अगले 20 मिनट बाद परफेक्टली साफ और प्रेस्ड शर्ट मेरे कमरे के दरवाजे पर टंगी होती है। मैं उस शर्ट को ऐसे देखता हूँ जैसे सपना हो, फिर जल्दी से कपड़े बदल कर घर से निकल जाता हूँ। लेकिन सबवे स्टेशन पहुंचते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। मॉर्निंग रश आवर में वहां इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। मैं हर गुजरते सेकंड के साथ पैनिक होने लगता हूँ। पसीना लगातार बहता रहता है और जब मैं हार मानकर बस लेने का सोचता हूँ, तभी मेरे बगल वाले ऑटोमेटिक गेट से अचानक बीप की आवाज आती है। ग्रीन लाइट जलती है और गेट अपने आप खुल जाता है। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था, जिस पर मैं तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ भागता हूँ। वहां मेरी वाली सबवे की डोर्स धीरे धीरे बंद हो रही थी। मेरा दिल बैठ जाता है, लेकिन ठीक उसी पल जैसे किसी चीज ने डोर्स के बीच खुद को फंसा दिया हो, अलार्म बजता है और डोर्स दोबारा खुल जाती हैं, जिस पर मैं किसी तरह अंदर घुस जाता हूँ। ट्रेन के अंदर खड़े होकर मैं जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा।